हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स या तो आप CSIR नेट की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, है ना, और आपको कुछ बेसिक चीज़ें जाननी है कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या फिर मुझे करियर ऑप्शंस क्या क्या मिलने वाले हैं, क्या क्या मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, या फिर आप अपने BSc या MSc में हैं और फिर आप जानना चाहते हैं कि CSIR नेट एग्जाम जिसके बारे में कॉलेज में बातें होती रहती हैं, एक्चुअल में वो एग्जाम क्या है, क्राइटेरिया क्या है, करियर ऑप्शंस क्या हैं, आप वो जानना चाहते होंगे। या फिर अगर आपने रैंडमली कोई जे केमिस्ट्री वीडियो देखी थी, आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, तो आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं। कभी CSIR नेट के लिए लाइव बैच की अनाउंसमेंट हो रही है, कभी रिकॉर्डेड बैच आ रहा है ना, कभी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आ रही है, कई बार टाइम मैनेजमेंट टिप्स आ रही हैं, है ना, कई बार कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से जो आपको पढ़ने चाहिए, है ना। तो आपको लग रहा होगा नेट का एग्जाम है क्या। तो पहली बात तो ये, जितनी भी इंफॉर्मेशन है नेट के रिगार्डिंग आपको सारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। ऐसे वाले स्टूडेंट जिनको लगता है कि नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना ही लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जैसे हमने नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया हमारे लिए लाइन लग जाएगी जॉब की, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और आप ये वाली बात तो मानोगे, मैं ऑलरेडी नेट गेट के बैच को पढ़ाती हूँ, लाइव और रिकॉर्डेड अनाउंस हो चुके हैं ऑलरेडी, हर बार बैचेस आते हैं, है ना। तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि नेट के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कोई जॉब्स की लाइन नहीं लगने वाली है ना, तो आप समझो कि मतलब जो बोल रही हूँ सच ही बोल रही हूँ। मैं तो चाहूंगी ना मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन करें कोर्स, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ लाइन नहीं लगने वाली। तो जो बच्चे इतना डिमोटिवेट होकर बैठे हैं कि हमारे नेट का एग्जाम इतने मार्क्स से रह गया या क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो इतना भी बड़ा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम ना इस वीडियो में दोनों बातें करने वाले हैं कि क्वालिफाई करने के बाद फायदे क्या क्या हैं, है ना, और रियलिटी एक्चुअल में क्या है। तो ये वाली वीडियो काफी आई ओपनिंग रहने वाली है, स्पेशली इसका सेकंड हाफ इस वीडियो का। और उसके साथ साथ अगर नेट के एग्जाम के बाद लाइन नहीं लगनी जॉब्स की, तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, नेट को प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं कि एक तो होता है UGC नेट और एक है CSIR UGC नेट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी तो कंफ्यूजन शायद नहीं होगी। जब जून के आसपास या मई में या अप्रैल में जब इसके फॉर्म्स रिलीज होंगे, पहले UGC नेट के फॉर्म आते हैं जनरली, तो बच्चों को लगता है, केमिस्ट्री वाले बच्चों को लगता है कि केमिस्ट्री के फॉर्म्स आ गए, जबकि ऐसा नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना। CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो एक अपने पास CSIR UGC नेट है ना। ये क्या होता है, इसमें हमारे पास जो ये CSIR UGC नेट है, ये 5 सब्जेक्ट्स में एग्जाम कंडक्ट करवाता है। कौन से देखो, केमिकल साइंसेस यानी केमिस्ट्री वाले बच्चे देंगे केमिकल साइंसेस का, फिजिकल साइंसेस फिजिक्स वाले बच्चे देंगे, फिर मैथमेटिकल साइंसेस है, अर्थ साइंस है और लाइफ साइंस है, ठीक है। तो ये 5 जो सब्जेक्ट हैं, इनका एग्जाम कंडक्ट करवाता है CSIR UGC नेट, ठीक है। और जो ये UGC नेट है, आपको पता है साइंस ही नहीं है, कॉमर्स भी है और ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स भी हैं। तो जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं और जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं, जो सब्जेक्ट मैंने बोले उसके अलावा जो बच गए हैं, उन सबका एग्जाम लेता है UGC नेट, ठीक है। तो जो भी केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं या फिर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको फोकस करना है CSIR UGC नेट पे। इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स जो है वो CSIR UGC नेट के बारे में ही जानने वाले हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली मैं केमिस्ट्री की बात करूंगी, लेकिन फिर भी अगर आप फिजिक्स या मैथ्स से भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इक्वली यूजफुल रहने वाली है, ठीक है। तो जो नेट का एग्जाम है, CSIR नेट का एग्जाम, इसका पूरा नाम है CSIR UGC नेट, ठीक है। वो साल में 2 बार होता है, एक बार एग्जाम जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है, ठीक है। लेकिन कोविड की वजह से बीच में साइकिल डिस्टर्ब हुई है, बीच में ऐसा भी हुआ कि 2021 में कोई एग्जाम नहीं हुआ है ना। अभी देखिए, अगर 2025 की बात करें, फेब में एग्जाम हुआ, फिर जुलाई में एग्जाम हुआ, फिर दिसंबर में भी एग्जाम हुआ है। किस लिए हुआ, ताकि साइकिल वापस से ठीक हो सके। सो इन जनरल पॉइंट ये है कि जो नेट का एग्जाम है, अगर सब कुछ सही रहता है, कोई कोविड जैसी सिचुएशन नहीं आती है, तो साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक बार जून में होता है और एक बार दिसंबर में होता है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं 2026 की, तो जून 2026 में एग्जाम होगा और दिसंबर 2026 में एग्जाम होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि चलो ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। इसके अलावा पहली बात, 2 बार एग्जाम होगा, है ना। पैटर्न जो है वो हमेशा सेम रहेगा। जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होने वाला है। बहुत पहले ये एग्जाम ऑफलाइन हुआ करता था, अब जो ये एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर आप सेंटर पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे, सेंटर पे जाएंगे, आपको कंप्यूटर स्क्रीन मिलने वाले, वहां पर आपको टिक मार्क करने हैं ऑप्शंस को, आपको ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, ठीक है। अब अगर बात करें इसके अलावा कि यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम की देख ली कि जून और दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो क्राइटेरिया क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है, आप इसमें देखो, जब फॉर्म फिल करना स्टार्ट करोगे आपको समझ में आएगा, वहाँ पे 3 कैटेगरीज हो गई हैं। पहले के टाइम पे JRF और LS हुआ करता था, अब JRF भी है, LS और कैटेगरी आ गई है PhD ओनली। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो। अगर हम JRF की बात करें, अब जो करंटली जो ट्रेंड चल रहा है, अगर आप JRF क्वालिफाई कर जाते हैं,
ठीक है। तो जेआरएफ जो है वो मेनली पीएचडी करने के लिए बच्चे यूज करते हैं, कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, आपके पास जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो आप जहां पे भी पीएचडी ज्वाइन करेंगे आपको सीएसआईआर या फिर यूजीसी की साइड से स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, तो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं अगर आप, तो मान लो अपनी पीएचडी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ जेआरएफ क्वालिफाई किया और आपको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, आपने पीएचडी में एडमिशन लिया, आपने पीएचडी करनी स्टार्ट करी, ठीक है, तो तब आपका स्टाइपेंड स्टार्ट होता है। तो आपके जो पीएचडी के स्टार्टिंग के 2 इयर्स है उसमें आपको मिलता है 37,000, स्टाइपेंड रहता है 37,000, इतना रहने वाला है। ठीक है, अगर आप 2 साल अच्छे से अपनी रिसर्च कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो आपके जेआरएफ को प्रमोट करके इसको एसआरएफ में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसका अमाउंट रहता है फिर आपको 3rd ईयर से आपको 42,000 अमाउंट मिलेगा पर मंथ। ठीक है, स्टाइपेंड की बात हो गई। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, पीएचडी में एनरोल करते हैं, तो जैसे मेरा जेआरएफ क्वालिफाइड है, मेरे पास ऑल इंडिया रैंक 6 है, लेकिन क्योंकि मैंने पीएचडी में एनरोल नहीं किया तो मुझे कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता। ठीक है, आई थिंक ये वाला आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जिन बच्चों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है ना, दैट मीन्स उनका एलएस भी क्वालिफाइड है। एलएस क्या है? एलएस होता है लेक्चरशिप, एलएस है लेक्चरशिप। दैट मीन्स आपका जेआरएफ तो है ही, यानी कि आप जाके पीएचडी तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो जहां पे फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। आगे इंटरव्यू का आप सेलेक्ट होते अलग बात है, बट जो क्राइटेरिया है वो आप फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपका एलएस भी क्वालिफाइड माना जाएगा और पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी में भी आप इसके लिए भी क्वालिफाइड होते हैं। अब ये पीएचडी ओनली क्या है, एक बार बात समझो, जो उनका जेआरएफ क्लियर होगा उनका जेआरएफ भी होता है, उनका एलएस भी हो जाता है और वो पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी में भी लायक करते हैं। अगर आपका सिर्फ एलएस, नेट बोलो एलएस बोलो एक ही बात है। नेट बेसिकली एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसकी बात करें इसमें 2 है। एक एलएस होता है जिसमें आप सिर्फ पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे, बट आप अगर पीएचडी करते हैं तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप एलएस आपको क्वालिफाई होता है तो आप इस वाली कैटेगरी में क्वालिफाई होते हैं और साथ में आप पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी में भी क्वालिफाई होते हैं। और एक 3rd कट ऑफ आती है जिसमें आप सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। अब जो ये वाली कैटेगरी है वो भी 1-2 साल पहले ही इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसमें क्या होता है, देखो अब क्या है, जैसे आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर ले, जैसे आईआईटीज हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपने जाकर डायरेक्टली इंटरव्यू देना है और आप पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल हम डीयू की बात करें अगर, तो डीयू में क्या होता है, जेआरएफ के थ्रू भी आप कर सकते हैं पीएचडी, लेकिन डीयू अपना भी पहले एग्जाम कंडक्ट करवाता था कि जिन स्टूडेंट्स का जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है तो वो एग्जाम दे के भी वहां से पीएचडी कर सकते हैं। तो पहले के टाइम पे, मतलब कुछ साल पहले, कुछ यूनिवर्सिटीज अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। उसके बाद अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं वहां से पीएचडी कर सकते हैं। स्टाइपेंड या तो नहीं मिलता है, मिलता है तो बहुत ही कम, 7,000 8,000 के आसपास मिलता है। ठीक है, अब नेट ने क्या किया है, सीएसआईआर ने अब क्या किया है कि अब अगर आप एलएस सिविस वाली कैटेगरी में आते हैं, पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी में, तो फिर आपको उन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स देने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली वहां पे इंटरव्यू में अपीयर कर सकते हैं। तो इसका एज सच कोई फायदा नहीं है, बस ये है कि आप जो यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम्स लेती हैं अब उनको वो लेने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली अपना ये जाके वहां पे दिखा सकते हैं, तो आपका एग्जाम नहीं होगा, आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाएंगे। बट क्योंकि यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता नहीं है, या मिलेगा तो 7,000 8,000 मिलेगा, जो कि ना के बराबर है, तो इसका एज सच कोई फायदा नहीं है। इससे टारगेट क्या होता है, जेआरएफ, ताकि हमें कम से कम इतना स्टाइपेंड तो मिले। इसके बाद एक और चीज, अगर आपकी जो जेआरएफ की रैंक है वो 1 to 15 रहती है, तो 15 में आपकी रैंक अगर रहती है तो आपके पास सीएसआईआर की साइड से इंटरव्यू कॉल आती है। किस चीज की? एसपीएम। एसपीएम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप। इसमें क्या होता है, अगर आप एसपीएम का आपका इंटरव्यू होगा, अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो जो आपका ये अमाउंट है ना स्टाइपेंड का, ये जेआरएफ को मिलता है इतना, आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप एसपीएम क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर आपका ये वाला अमाउंट बढ़ जाता है अगर आप पीएचडी करते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि सीएसआईआर, अच्छा एक और चीज, इन तीनों में मतलब कैसे एग्जाम अलग अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, एग्जाम एक ही होगा, उसी में अलग अलग कट ऑफ आएंगी। तो पहले हम बात करते हैं कट ऑफ्स के बारे में। ठीक है, जैसे मान लो नेट के एग्जाम की बात करते हैं, सो नेट का एग्जाम जो है उसमें आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है, सारे क्वेश्चंस करने के लिए टाइम लिमिट होता है 3 आवर्स का। ठीक है, उसके अलावा टोटल मार्क्स होते हैं 200। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर है और आपको 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। अब एक ही पेपर में, पेपर एक ही है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है और पार्ट सी होता है। एक ही पेपर है। ठीक है, इसमें अगर बात कर रहे हैं पार्ट ए की, तो ये होता है एप्टीट्यूड। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन
और आपकी बेसिक रीजनिंग और हर चीज चेक होती है। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट है ये रहता है, इसके बाद आगे करेंगे। पार्ट बी जो है उसमें केमिस्ट्री रहती है। ठीक है, पार्ट बी और सी दोनों में ही केमिस्ट्री रहती है। तो ये पेपर एक ही है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पार्ट ए है वो आपका 30 मार्क्स का है, पार्ट बी है वो आपका 70 मार्क्स का है, और ये पार्ट आपका 100 मार्क्स का है। इनको टोटल करके बनते हैं 200 मार्क्स। ठीक है, तो 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, उसमें कट ऑफ आएंगी। अब कट ऑफ कैसे आएंगी, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। एक होता है जेआरएफ, फिर मैंने कहा एलएस होता है, और फिर आता है पीएचडी ओनली। ठीक है, तो एग्जाम एक ही है, 200 मार्क्स का एग्जाम है। अगर हम मान लें फॉर एग्जांपल आज तक जो हाईएस्ट कट ऑफ अभी तक जो गई है एग्जाम की, वो गई है जनरल कैटेगरी के लिए 118। आई थिंक दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसकी अब तक की हाईएस्ट कट ऑफ थी 118। फॉर एग्जांपल जेआरएफ की कट ऑफ कितनी आई है, 118 आई है, और लेट्स से ये वाली कट ऑफ मान लो 108 है, और ये मान लेते हैं 95 है। लेट्स से सपोज मान लो ये वाली कट ऑफ रिलीज कर दी गई। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिसके मार्क्स 200 में से ग्रेटर देन इक्वल टू 118 हैं, उनको तो जेआरएफ मिलेगा। ठीक है, कट ऑफ आई है 118, तो जिसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 118 है उनको मिलेगा जेआरएफ, और जिनके मार्क्स 118 से ज्यादा हैं लेकिन 108 से ज्यादा हैं लेकिन 118 से कम है, मतलब जो इस वाले ब्रैकेट में आ रहे हैं, उनका सिर्फ एलएस क्वालिफाई होगा। ठीक है, और जिनके मार्क्स जो है 95 से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन 108 से कम है, उनको पीएचडी ओनली मिलने वाला है। जो जिनके मार्क्स 118 या 118 से ऊपर आएंगे वो जेआरएफ भी क्वालिफाइड है, मतलब उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा, वो टीचिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, और वो पीएचडी ओनली में भी एलिजिबल हैं। जो सिर्फ एलएस क्वालिफाई करेंगे वो टीचिंग के लिए एलिजिबल हैं और पीएचडी ओनली के लिए एलिजिबल हैं। जिस वाली कैटेगरी में आएंगे ना उनके पास एलएस है ना उनके पास पीएचडी, वो सिर्फ जो यूनिवर्सिटीज अपना पीएचडी एग्जाम लेती हैं उनको एग्जाम से वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, सिर्फ उनको इंटरव्यू देना है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, बट एग्जाम एक ही होगा, उसी की अलग अलग कट ऑफ्स आती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जब आपका जेआरएफ होगा ना, जो रिजल्ट आता है सीएसआईआर नेट का, वो एक पीडीएफ की फॉर्म में आता है। एक पीडीएफ में सारी कैटेगरीज डिफाइंड होती हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वहाँ पे रोल नंबर्स लिखे होते हैं उनके। तो वहां पर ना एक बच्चा होता है जेआरएफ ब्रैकेट में लिखा होता है सीएसआईआर, एक होता है जेआरएफ ब्रैकेट में लिखा होता है यूजीसी। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जिन बच्चों का जेआरएफ सीएसआईआर लिखा हुआ है, तो अगर ये पीएचडी ज्वाइन करते हैं तो इनका जो स्टाइपेंड आएगा वो सीएसआईआर इशू करेगा। ठीक है, और जिन बच्चों का जेआरएफ यूजीसी हुआ है, इनका जो जेआरएफ का अमाउंट आने वाला है वो यूजीसी इशू करेगा। सिर्फ ये रैंडम होता है ना, किसके कोई प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम होता है। बस ये है कि अमाउंट दोनों को ही सेम मिलने वाला है। सिर्फ जो एजेंसी, जो इंस्टीट्यूट, जो ऑर्गेनाइजेशन उसको इशू कर रही है, वो अपने पास अगर जेआरएफ सीएसआईआर हुआ है तो सीएसआईआर आपको इशू करेगा, अदरवाइज आपको यूजीसी इशू करेगा। ठीक है, ये वाली बात है। अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, जैसे मैंने कहा ऑनलाइन एग्जाम होता है, 200 मार्क्स का पेपर है, 120 मिनट्स है ना, सॉरी 180 मिनट्स का आपका एग्जाम हो गया, टोटल 3 घंटे का पेपर है ना। अब जो पार्ट ए है मैंने कहा वो 30 मार्क्स का है। पार्ट ए में आपको मिलने वाले हैं 20 क्वेश्चंस, इसमें से आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का रहने वाला है, दैट मींस टोटल 30 मार्क्स का हो गया। जो पार्ट बी है वहां पर 40 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 35 करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मतलब 70 मार्क्स का हो गया। पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, दैट मींस टोटल 100 मार्क्स हो गए। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें, यहाँ पर अगर पार्ट ए में एक क्वेश्चन गलत हुआ 0.5 मार्क्स जाएंगे आपके, पार्ट बी में 0.5 जाएंगे। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हुआ 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, ये पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री है और एप्टीट्यूड है ना, तो आप इस तरह से देखो पेपर एक ही है, उसमें आपको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अब कैसे आपको ऑनलाइन एग्जाम है तो 60 क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल पार्ट सी में आपको सिर्फ 25 ही करना है, उससे ऊपर नहीं कर सकते हो। अगर आप 26 क्वेश्चन को मार्क करने जाओगे फॉर एग्जांपल, आपको सिस्टम एरर शो कर देगा कि आप ऑलरेडी 25 अटेम्प्ट कर चुके हैं। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले किसी ऑप्शन को अनमार्क करना पड़ेगा किसी क्वेश्चन के, उसके बाद मतलब इन टोटल आप मैक्सिमम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो पार्ट सी से। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें कौन से वाले स्टूडेंट्स इस वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम मेरे पास बीएससी में फिजिक्स का कोई पेपर मैंने नहीं दिया हुआ, मेरे पास मैथ्स नहीं था, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो आपके पास मैथ्स है नहीं है, फिजिक्स का पेपर दिया है नहीं दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर आप एमएससी में हैं अभी, बीएससी में कितने % मार्क्स है वो भी काउंट नहीं होते। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आता है CSIR नेट की साइट से, ऑफिशियल वाला ब्रोशर, उसमें सिर्फ एमएससी के मार्क्स का क्राइटेरिया डिस्क्राइब होता है, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है। अगर हम बात करें एजुकेशन की, अगर आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, या फिर आपकी एमएससी हो चुकी है, तो आप एलिजिबल हैं। मतलब एमएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। क्या ध्यान रखना है, बस क्राइटेरिया ये है कि ओवरऑल एमएससी में आपके पास, अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो उस वाले केस में आपको 5% रिलैक्सेशन, मतलब 50% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। ठीक है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में है, दैट मींस आप रिजल्ट अवेटेड वाली कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। उसमें ये होता है कि आपका मान लो आप क्वालिफाई कर गए, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फर्स्ट ईयर में हो और आप जेआरएफ या नेट क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपको जो सर्टिफिकेट है ना उसका, वो तब मिलेगा जब आप अपनी एमएससी कंप्लीट कर लोगे और आप इस वाले क्राइटेरिया को फॉलो करोगे। ठीक है। तो अगर एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं, मैं आपको बोलूंगी जितना जल्दी हो सके आपको नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आपको थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाए। आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हैं, सेकंड में देंगे, थर्ड में देंगे, फोर्थ में देंगे। एक बार क्वालिफाई नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एटलीस्ट एमएससी में आप निकाल सकते हो ताकि बाद में बर्डन ना आए। एज लिमिट की बात करें, अगर एलएस के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपकी ये 70 भी आप अप्लाई कर सकते हैं एलएस के लिए। ठीक है। लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जेआरएफ में क्या है, एज लिमिट है 30 ईयर्स। पहले 28 हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा के 30 ईयर्स कर दिया गया है। अब काउंट कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका जून में एग्जाम होगा, 2026 की बात करें अगर, है ना, तो फिर 1 जून को, जिस भी मंथ में आपका एग्जाम है, उसके 1 डेट को आपकी एज 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जो ये वाला एज लिमिट है, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है, सिर्फ मेल जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल में मेल कैंडिडेट्स, उनके लिए 30 ईयर्स का एज लिमिट है। अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी से, तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट भी हैं किसी भी कैटेगरी से या फिर जनरल से भी हैं अगर, तो आपको भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। दैट मींस अगर आपकी एज 35 भी है तो भी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है। मतलब 35 हो जाएगी एज लिमिट रिजर्व वाली कैटेगरीज में। फीमेल कैंडिडेट्स भी, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट है, तो भी आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब आपकी 35 इज द एज लिमिट, है ना। तो ये हमने बात करी क्राइटेरिया की। अब ये है कि जो समझ में आ गई, एग्जाम की बात समझ आ गई, है ना। उसके अलावा कौन कौन एलिजिबल होगा, ये वाली बात समझ आ गई। साल में 2 बार होता है, ये भी समझ आ गया। स्टाइपेंड कितना क्या है वो भी समझ आ गया। अब क्या है, अगर मान लो क्वालिफाई कर लिया, तो क्वालिफाई करने के बाद क्या मिलने वाला है। अब आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो ये वाली चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, देखो जॉब्स की बात करें अगर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको पीएचडी करनी है, फिर मैं आपको यही बोलूंगा, पीएचडी करना चाहते हो, इंटरेस्ट है अगर, तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद ही करना, ताकि आपको स्टाइपेंड मिलता रहे, तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती रहे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से खुद से फीस भर के पीएचडी कर लेंगे, भाई पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि एमएससी कंप्लीट आपकी हो गई है, आपके पेरेंट्स को भी एक्सपेक्टेशन होती है ना, कि अब कम से कम अपना ध्यान खुद रखे, एटलीस्ट फाइनेंशियली आप खुद को संभाल लो, है ना। तो पीएचडी अब कितने साल की होती है, डिपेंड करता है। अगर आप आईआईटी से या फिर अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हो, तो आपको 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स भी लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक की बात करें अगर, मैं किसी को जानती हूँ जिनकी पीएचडी जो है वो आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट हुई, उनको 8 ईयर्स लग गए, ऑर्गेनिक में है ना। तो मतलब 5 ईयर्स मिनिमम। अगर आप फिजिकल से कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में कोई टॉपिक आपका है, तो 3 ईयर्स में भी होती हुई देखी है मैंने। डिपेंड करता है आप कितने डेडिकेशन से काम कर रहे हो, बट हाँ मिनिमम 4 to 5 ईयर्स तो लगते ही हैं। और अगर आप अच्छी जगह से कर रहे हो, डेडिकेटेड होकर कर रहे हो, जिसके रिसर्च पेपर जो पब्लिश होंगे, कुछ काम आएंगे, कुछ वैल्यू उनकी होगी, तो आपको 5 to 6 ईयर्स लग सकते हैं। और उसके बाद आपके गाइड पे डिपेंड करता है, बाकी चीजें हैं, है ना। इतने लंबे टाइम तक बहुत जरूरी है कि बस स्टाइपेंड एटलीस्ट हो। ठीक है। तो स्टाइपेंड के बिना पीएचडी करने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए जेआरएफ करना जरूरी है अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले एलएस की बात करते हैं। ठीक है। लेक्चरशिप की बात करते हैं कि चलो ठीक है मैम, जेआरएफ तो नहीं, रिसर्च में तो इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ एलएस तो चाहिए। तो उससे क्या फायदे होंगे, जैसे मैंने कहा लेक्चरशिप। देखो अगर हम वैसे देखें, जो यूजीसी का क्राइटेरिया वो क्या कहता है कि अगर आपके पास एमएससी है, ठीक है, अगर आपके पास एमएससी है और आपका नेट क्वालिफाइड है, नेट बोलो एलएस बोलो एक ही बात है ना, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और कहती है, बात ध्यान से सुनना। एक और चीज मिस कर गई मैं, कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, आपके पास जेआरएफ हो गया है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट्स में, वहां से आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, आप इंटरव्यू देंगे,
अगर इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाते हैं तो ही पीएचडी ज्वाइन कर पाएंगे। बट हाँ, क्योंकि आपने नेट की प्रिपरेशन करी, आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, सो इंटरव्यू क्वालिफाई करना आपके लिए इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप वो कर जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला कि एमएससी प्लस नेट की रिक्वायरमेंट होती है, यह है क्राइटेरिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपको एग्जाम्पल मैं दूं, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल डीयू की बात करते हैं। ठीक है, डीयू में दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जब भी वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो उनके ना एक बड़ी सी पीडीएफ आती है। उसमें क्या लिखा होता है, उसमें ना अलग अलग चीजों के अलग अलग मार्क्स अलॉटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके एमएससी में लेट्स से 60% से ऊपर है तो फॉर एग्जांपल आपको 10 मार्क्स मिल गए, 5 मार्क्स मिल गए। अगर आपके बीएससी में एकेडमिक्स आपका अच्छा रहा है, बीएससी में इतने मार्क्स, आपको इतने मार्क्स मिल गए, है ना। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड लेट्स से आपको 7 मार्क्स मिल गए, अगर आपको सिर्फ नेट है तो 5 मार्क्स मिल गए, है ना। ऐसे कर कर आके उस पीडीएफ पे टोटल आपको कुछ अवार्ड मिला है, आपके कुछ रिसर्च पेपर्स, उसके हिसाब से वहां पे टोटल 100 मार्क्स का वो क्राइटेरिया बनाया गया है। और उसमें ये लिखा गया है कि जो भी ये कंडीशंस हैं इनको फुलफिल करके अगर आपके मार्क्स 75 होते हैं और 75 से ऊपर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया तो यही है एमएससी प्लस नेट, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कम से कम 100 में 75 चाहिए। अगर मैं आपकी अपनी बात करूं खुद की, एमएससी अच्छे मार्क्स से है, बीएससी में अच्छे मार्क्स है, डीयू से ये सब कुछ अच्छे मार्क्स है, वहां पर 11 12 में भी अच्छे मार्क्स है ना, जेआरएफ भी क्वालिफाई हो रखा है। सब कुछ जोड़ के भी ना, सब कुछ मैं जोड़ लूं अगर, सब कुछ करने के बाद जो मेरे मार्क्स हैं वो 48, 49 या 50 तक ही पहुंच पाएंगे, है ना। अब क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा यहां तक पहुंचने के लिए, अगर जिस बच्चे ने पीएचडी कर रखी होगी उसको 30 मार्क्स मिलते हैं, तो अगर मैं पीएचडी कर लूं मेरे को मिल जाएंगे 80 मार्क्स, फिर मैं इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाती हूँ। दैट मीन्स एमएससी प्लस नेट करने के बाद भी आप डायरेक्टली पढ़ा नहीं पाओगे। बात करें डीयू की, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पर ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल जैसे बीएचयू की बात करें, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पे मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखी थी, पोस्ट आई थी केमिस्ट्री में, 2 पोस्ट आई थी। ठीक है, अब उसमें क्या है, क्राइटेरिया फिर से वही है एमएससी प्लस नेट। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, सिर्फ 2 वैकेंसी है फॉर एग्जाम्पल। अब क्या है, जितने बच्चे अप्लाई करेंगे, अब उन्होंने ये कहा कि जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे उसमें से उनकी सीवी को देख के हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, सारे बच्चों को कॉल नहीं किया जा सकता। अब क्या होगा, इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि जो पीएचडी वाले हैं वो भी अप्लाई करेंगे, जिनके पास सिर्फ एमएससी प्लस नेट है वो भी अप्लाई करेंगे। तो अगर कोई शॉर्टलिस्ट करने बैठा है, चांसेस क्या है कि वो पीएचडी वाले को प्रेफर कर ले। अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी को दिखाना भी तो है कि हमारे टीचर्स पीएचडी हैं ऑलरेडी, है ना, तो वहां पर ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये फैक्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फैक्ट है। अगर आईआईटीज की बात करें, वो तो साफ वैसे बोलते हैं एमएससी चाहिए, जेआरएफ चाहिए, पीएचडी चाहिए, और कुछ कुछ केसेस में पोस्ट डॉक भी चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए, है ना। तो दैट मीन्स एमएससी मतलब सॉरी जेआरएफ करने के बाद आपके स्ट्रगल पे फुल स्टॉप नहीं लगता है, पीएचडी के बारे में सोचना पड़ेगा आपको आगे जाके। अगर हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बताया था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में, आईआईटीज के बारे में। अब हम बात करते हैं जो स्टेट लेवल पे जो कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, वहां पर अच्छा ऑप्शन है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने 2-3 महीने पहले बताया था कि आरपीएससी की वैकेंसीज आई हैं। आरपीएससी क्या है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इनकी वैकेंसीज आती रहती है फ्रीक्वेंटली। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या मांगा, आप एलिजिबल कब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, अगर आपके पास एमएससी है और आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, जॉब नहीं मिल रही। अगर एमएससी और नेट कर रखा है आपने तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसे ही एचपीएससी, मतलब स्टेट्स में ऐसी वैकेंसी आती रहती है, क्या चाहिए होगा वहां पे, एमएससी चाहिए, नेट चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। आपने फॉर्म फिल कर दिया, क्या होगा, अब जो फर्स्ट है वो है आपका एग्जाम। ये सिर्फ क्राइटेरिया था फॉर्म फिल करने के लिए, अब एग्जाम होगा। एग्जाम में क्या क्या है, एग्जाम में जनरली जो स्टेट वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या होता है, तो केमिस्ट्री, ऑब्वियसली आपका सब्जेक्ट जो भी है ना, केमिस्ट्री, और साथ ही में जनरली देखने को मिलता है कि जिस भी स्टेट का वो एग्जाम है, फॉर एग्जांपल राजस्थान की बात कर रहे हैं अगर, तो उसकी जीके जनरल नॉलेज भी कुछ मार्क्स की आती है। उसके साथ साथ कुछ स्टेट्स में केमिस्ट्री प्लस एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीजें होंगी। जो बच्चे ये क्वालिफाई करेंगे उसके बाद सेकंड स्टेज क्या होते हैं, इंटरव्यू। तो आप चाहे टीचिंग में जाएं, चाहे आप पीएचडी करें, कुछ जो मर्जी कर लें, आपको इंटरव्यू तो फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वहां पे अगर आप देखें तो फिर एमएससी प्लस नेट की रिक्वायरमेंट होता है। आपको बेसिक क्राइटेरिया तो करना ही पड़ेगा फॉलो, इसलिए नेट करना जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स है जहां पे सेट भी चल जाता है, कुछ स्टेट्स में सेट भी होता है। ये क्या है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने महाराष्ट्र क्वालिफाई किया है सेट, तो सिर्फ महाराष्ट्र में जो वैकेंसीज आएंगी, गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसीज आएंगी, वहां पे अप्लाई कर सकते हो, किसी और स्टेट में वैलिड नहीं होगा। बट जो नेट का एग्जाम है, नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो पूरे स्टेट मतलब सारे स्टेट में चलता है इंडिया में, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अब ये वाला तो मैं डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की।
अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, सेलेक्ट होते हैं अगर, तो यहाँ तो बेसिक पे आपके चलती है 57,000। अब इसमें बहुत सारे अलाउंसेस लगेंगे, सैलरी आपकी 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी, उससे ऊपर ही जाएगी, है ना। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की या फिर एफिलिएटेड कॉलेज जो हमारे घर के आसपास होते हैं या हमारी सिटी में होते हैं, हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, इनमें क्या फंड है देखो। इसमें टू बी ऑनेस्ट विद यू, आपको पता होगा इनकी जो वैकेंसीज आती हैं वो किसी नेशनल न्यूज़पेपर या आपको किसी देखने को नहीं मिलेंगी। इनमें क्या होता है, आप जाके अपना सीवी देके आ जाओ, उनको रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको कॉल कर लेंगे। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि वैकेंसी आपको दिखी कहीं पे, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सैलरी है आपको, जनरली मैं बोल रही हूँ जेआरएफ क्वालिफाइड है, एलएस हो रखा है, सैलरी जो है वो 15,000 से लेके कई बार 25,000 के बीच में आपको देखने को मिलती है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। तो ये रियलिटी है लेक्चरशिप की। दैट मीन्स क्या समझ में आया यहाँ से कि अगर ये वाले जो स्टेट लेवल पे जो वैकेंसीज आ रही हैं उनके लिए एमएससी प्लस नेट इज गुड, उसके अलावा आपको वापस एग्जाम फेस करना है। दैट मीन्स एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी आप बैठ नहीं सकते हो, आपको रिविजन करनी पड़ेगी, वापस एग्जाम देना, वापस से इंटरव्यू देना है, ठीक है। और अगर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तो एमएससी प्लस नेट, नेट से काम चलेगा जेआरएफ, फिर पीएचडी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखें, अगर आप पीएचडी कर सकते हो, जिसमें मैंने बोला अगर आपके पास आप जेआरएफ कर लेते हो, पीएचडी करोगे, स्टाइपेंड आपको मिलता रहेगा, है ना। अब अगर आपको स्टाइपेंड का अमाउंट बढ़ाना है तो वे जो टॉप 15 रैंकर्स होते हैं जेआरएफ के, उनको कॉल आते हैं, उनका इंटरव्यू होगा, उनमें से कुछ बच्चों को एसपीएम फेलोशिप दी जाती है जिसमें अमाउंट बढ़ जाता है स्टाइपेंड का, ठीक है। इसके अलावा बात करें, अगर मान लो जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो फिर और क्या कर सकते हैं, एक तो आप पीएचडी कर सकते हो, है ना। उसके अलावा पीएफ क्या है, ये है प्रोजेक्ट फेलो, ये है प्रोजेक्ट एसोसिएट, ये है टेक्निकल ऑफिसर, मतलब ऐसे वाली पोस्ट भी निकलती रहती हैं। अब जैसे आप देखो, अगर सीएसआईआर लैब्स की बात करें, इंडिया में अराउंड 37 सीएसआईआर लैब्स हैं। ऐसे ही डीआरडीओ, ठीक है, उनकी भी अपनी रिसर्च लैब्स है, अराउंड 47 इन द इंटायर कंट्री। ऐसे ही आईसर्स हैं, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, इनमें प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट निकलती रहती है। और साथ में आप देखोगे प्रोजेक्ट फेलो की पोस्ट आती रहती है, जेआरएफ की पोस्ट आती रहती है। टेक्निकल ऑफिसर, ये वाली पोस्ट जनरली आपको पीएसयूज या क्या है, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल डीआरडीओ हो गया, है ना, या फिर आप मान सकते हो भारत पेट्रोलियम हो गया, ओएनजीसी हो गया। यहाँ पर कई बार टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट आती है जिसमें, या फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट आती है, इसमें क्या होता है, आपको जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है अप्लाई कर सकते हो उनके लिए, ठीक है, वहाँ पे आप सेलेक्ट हो सकते हो। लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये है, जैसे इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी कई बार प्रोजेक्ट एसोसिएट या फिर प्रोजेक्ट फेलो की पोस्ट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे जेआरएफ चाहिए होगा, एमएससी चाहिए होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनमें कुछ कुछ केसेस में ये होता है कि जो प्रोजेक्ट है उसका टेन्योर लिखा होता है कि ये वाला प्रोजेक्ट जो है फॉर एग्जाम्पल वो 1 ईयर के लिए, 2 या 4 ईयर्स के लिए वैलिड है, तो तब तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपको एक परमानेंट, मतलब एक पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट आपको मिलेगा हर महीने। जैसे जो प्रोजेक्ट है वो ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कि जैसे ही 4 साल में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो फिर आपको बस खत्म, 4 साल के लिए आपने वो ज्वाइन किया था, इस तरह से करके। बट हाँ, इसमें अच्छी बात क्या होती है कि एक बार अगर आप सिस्टम में एंटर कर जाओ तो वहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको पता चलेंगी, बाहर तो पता चलने वाली नहीं है कि डीआरडीओ में क्या चल रहा है अभी फिलहाल, है ना। तो बस ये है कि अगर आप एंटर कर जाते हो सिस्टम में एक बार, तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपकी पोस्ट, अगर आप अच्छा काम करते हो वहाँ पर, तो आप कंटिन्यू कर पाते हो उन चीज़ों को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये सब हमने देख लिया कि ऐसा जॉब की कोई लाइन लगने वाली नहीं है, पहले पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसका इंटरव्यू भी है, पीएचडी करोगे तो भी इंटरव्यू है, अगर वैसे अप्लाई करोगे टीचिंग के लिए तो भी इंटरव्यू होना ही है ना। इसके अलावा क्या है, अगर आप किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाते हो, है ना, जैसे आप देखोगे नेट के लेवल पढ़ाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप जेके में से ज्वाइन करना चाहोगे, क्या बोलूंगी, जेआरएफ में अच्छी रैंक चाहिए, गेट में अच्छी रैंक चाहिए, इंटरव्यू तो फिर भी होने वाला है ना, तो इंटरव्यू आपको हर जगह फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात है कि नेट के लिए पढ़े क्यों, अगर जॉब्स की लाइन नहीं लगी हुई है तो पढ़े क्यों। अब बात यह है, देखो एमएससी के बाद आपको जॉब तो चाहिए कहीं ना कहीं, है ना, मतलब कोई ना कोई एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा। अब जो सीएसआईआर नेट का सिलेबस है ना, वो स्टैंडर्ड सिलेबस है। दैट मीन्स उसको अगर आप एक बार पढ़ लेते हो, नेशनल लेवल एग्जाम है, इससे डिफिकल्ट इंडिया में केमिस्ट्री की फील्ड में कोई एग्जाम नहीं है। अगर आपने सीएसआईआर नेट का सिलेबस कवर कर लिया, अगर आप वो क्वालिफाई कर गए, दैट मीन्स जो केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट के जो इतने एग्जाम्स होंगे वो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम्स आप आराम से कर लोगे, क्यों, उनका लेवल नेट से बहुत नीचे होता है, ठीक है। या फिर मान लो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी नहीं है, आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो आप सेट तो आराम से निकाल लोगे, है ना। मान लो जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, मतलब सब्जेक्ट पूरा रेडी है आपका, जैसे बीआरसी एग्जाम होता है, आप निकाल लोगे, उसका एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, है ना। ऐसे ही मान लो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई का एग्जाम आता है ना, किसका पोस्ट क्या होती है वहाँ पे, केमिस्ट की पोस्ट होती है, आप उसके लिए एग्जाम निकाल सकते हो। तो मतलब जितने भी नेशनल लेवल पे एग्जाम्स होने वाले केमिस्ट्री की फील्ड में, या स्टेट लेवल पे होंगे, या कुछ और वैकेंसीज आएंगी, तो वहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो नॉलेज तो चाहिए ना। तो सीएसआईआर नेट का जो सिलेबस है वो एक स्टैंडर्ड सिलेबस आपको कवर कर लेते हैं, अगर जो जितने एग्जाम्स बाकी होंगे उनमें आपकी हेल्प हो जाएगी।
वरना मान लो फॉर एग्जांपल आरपीएससी की बात कर लेते हैं लेट से, है ना, या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी वैकेंसी आती है बहुत सारी स्टेट्स में, अगर आप अप्लाई करोगे वहां पे पढ़ना पड़ेगा सिलेबस, कहाँ से पढ़ोगे? अगर आपने एक बार नेट पढ़ रखा, को ये पता है कि मेरे पास स्टैंडर्ड सिलेबस है, नोट्स है मेरे पास, तो जब नोट्स आपके पास है दैट मींस आपको उनको रिवाइज करना है अच्छे से। आपको पता है फॉर एग्जांपल स्टीरियो केमिस्ट्री हर एग्जाम में आएगा, आपके पास स्टीरियो के नोट्स हैं, उनको रिवाइज कर लो। आपको पता है नेट के लिए पढ़ चुके हो, तो बस क्या करना है, उसको अप्लाई करना है बस आगे जाके, है ना। तो एक बार अगर कंटेंट आपका रेडी है, आपने एक बार नॉलेज गेन कर लिया, उसको आप रिवाइज करके किसी और एग्जाम पे लगा सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी नेट के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ नेट के ऊपर नहीं बैठना कि मैं तो सिर्फ नेट का एग्जाम ही देना है या मुझे सिर्फ गेट ही देना है, उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं। आपने देखा हो अगर लास्ट 2-3 वीक्स में मैंने काफी सारी वैकेंसीज पोस्ट करी है चैनल पे, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर रहो कि जब भी कोई वैकेंसी आती है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल, उसके लिए अप्लाई करो, ताकि आप पढ़ते रहो साथ साथ अप्लाई करते रहो, ठीक है, तभी कुछ फायदा होगा। तो सिर्फ नेट पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नेट का एग्जाम अगर रिसर्च बनाना चाहते हो फिर तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा भी अगर आप करना चाह रहे हो केमिस्ट्री की फील्ड में कुछ, आपको जॉब चाहिए, तो आपको कम से कम एक बेसिक नॉलेज तो चाहिए होगी जिसको आप यूज करके किसी और एग्जाम को क्वालिफाई कर सको, है ना। तो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। जो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ी सी रियलिटी चेक मिला होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी माइंड में। ऐसे वाले एस्पिरेंट्स जो कभी इस वाले स्टेज पे थे, अब वो या तो पीएचडी कर रहे हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, या फिर वो ऑलरेडी किसी जॉब में है अभी फिलहाल, या उन्होंने नेट के थ्रू उनको कोई जॉब मिली है, या किसी और एग्जाम को क्वालिफाई करके नेट की नॉलेज को यूज करके उन्होंने अभी कोई जॉब अचीव कर ली है। तो मैं चाहूंगी आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपना एक्सपीरियंस कि कैसे कैसे स्टेज होती है, किस तरह की जर्नी आपकी रही है, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो भी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी, है ना, उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।